कृपया सभी कोई अपना ऑडियो को बंद रखेंगे, वीडियो खोल के रख सकते हैं। साथियों, आज की संध्या में मैं आप सबों का मृदुल प्रणाम करता हूं और आज के इस बैठक को मैं का प्रारंभ करता हूं। जैसा कि हम लोग पिछले सप्ताह से देख रहे थे कि लगातार इस पैंडेमिक के समय में सबसे बड़ी बात जो है सो एक्यूट डिजीज का मैनेजमेंट कैसे किया जाए, और वह होम्योपैथी के दायरे में। हम सभी होम्योपैथिक चिकित्सक हैं और इस बात से हमें स्वीकार करना चाहिए और इसके दायरा को और सीमा को हम लोगों को निश्चित रूप से पहचानना चाहिए। साथियों, एक बात जो मैं आज कहना चाहूँगा कि हम लोग होम्योपैथी के मूल विचारधारा जो कि सिंगल मेडिसिन की बात की जाती है और कई एक दवाओं को लेकर के चिकित्सा करने की बात की जाती है, इसके संबंध में कई एक लक्षणों को लेकर के एक दवा का चुनाव किया जाता है। इस संबंध में मैंने चर्चा पिछले लेक्चर में किया था। आज के इस व्याख्यान में मैं आप सबों को केस रिपोर्ट के माध्यम से और उसमें हर एक स्तर पर कैसे हम लोगों ने दवा चुना, तो इससे आपको सहूलियत होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, क्योंकि इस कहने के पीछे में यह आवश्यक है कि हमारी मूल भावना को आप समझें। और इसी को समझाने के लिए मैं आज यह प्रेजेंटेशंस करने जा रहा हूं। साथियों, आज मैं कुछ क्लिनिकल केसेस जो बुखार के समय में और एज एक्यूट डिजीज के रूप में मैंने इस कोरोना काल में देखा, उसका मैं आप सबों के सामने में जिक्र करना चाहूँगा। साथ ही साथ इसके साथ में किए गए जो व्यवहार हैं और जैसे दवा का हमने कैसे चुनाव किया, किन लक्षणों के आधार पर किया और कितने समय में यह ठीक हुए, इसका एक प्रायोगिक उदाहरण के रूप में मैं आपके सामने में समक्ष में रख रहा हूं। साथियों, हम सभी को जानते हैं कि फीवर जो है सो एक बहुत ही प्राचीन कालीन दवा है और इसकी बुनियाद, इसकी शुरुआत शायद सभ्यता के साथ में ही बुखार के समय में कई एक लक्षण आते हैं जिसे कि हमें ध्यान में रखना चाहिए। जैसा कि मैं इस कार्टून के माध्यम से इस बात को दिखलाने का कोशिश कर रहा हूं कि बुखार के समय में क्या क्या है। शरीर में दर्द है, गले में खराश है, खांसी है, नाक से पानी आ रहा है। ये कार्टून तो एक छोटा सा नमूना है जो कि हमें इसको और हम लोगों को ध्यान ले जाता है। साथियों, आइए हम लोग अब इस कुछ केसेस को देखें जिससे कि हम लोग इसके विषय में विशेष रूप से समझ पाएंगे। एक केस है जो कि हमने ऑनलाइन कंसल्टेशंस पे देखा, क्योंकि कोरोना काल में डायरेक्ट पेशेंट्स को देख पाना हम लोगों के लिए संभव नहीं था। तो एक मेल पेशेंट जो है तो आया हमारे पास में टेलीफोन किया। ये पहले से हम लोग से इलाज करा रहा था, ये पटना सिटी का रहने वाला था और उसे शाम के समय में से खांसी और बुखार आ गया और हम लोगों ने लक्षण जो हम लोगों ने लिया, तो उस लक्षण में खोजने के दौरान में
हमने देखा कि खांसी है, तो खांसी जब भी हम लोग लेते हैं तो यह देखा जाता है कि खांसी का मॉडलिटी क्या है, किस तरह का है। तो हमने पाया कि ये खांसी जो है तो होता है तो खाने के बाद में इसको आराम हो जाता है, और खांसी के समय में पेशेंट अपने आप को कहता है कि हम तो एकदम बिल्कुल लाचार हो गए हैं। इसके साथ ही उनके शरीर में काफ़ी दर्द भी था, इनके सर में काफ़ी दर्द भी था, हल्का सा दर्द था, और इसी के आधार पर हम लोगों ने दवा चुना। और दवा चुनाव करने के लिए जो मैंने सिम्टम्स लिए, कफ ईटिंग एमुलरेट। अब देखिए इसके अंदर में केवल 17 दवा है, और कफ ईटिंग एमुलरेट, उसे गले में लग रहा था कि कुछ फंसा हुआ है। इसके अंदर में 216 दवा, ये इसको लेकर के अगर चलेंगे तो दवा का चुनाव नहीं होगा, लेकिन यहाँ यह है पेशेंट में, इसीलिए हम लोगों ने इसको लिया। फिर अपने आप को असहाय, देखिए मेंटल सिम्टम्स को लेना बहुत जरूरी होता है। अपने आप को असहाय महसूस कर रहे थे रोगी, और इस चीज को हम लोगों ने इस बात पर ध्यान दिया। और यह खांसी के साथ में एकम्पनिंग फीवर, जो मैंने कहा था कि साथ में क्या है, तो खांसी के साथ में बुखार भी है, और खांसी के साथ में सिर का दर्द भी है खांसी के साथ में। ये सब एकम्पनिंग सिम्टम्स जो होते हैं तो काफ़ी होते हैं, और रोगी का जो मानसिकता है वह भविष्य के प्रति चिंतित है। हालांकि यह कॉमन सिम्टम्स के रूप में है, लेकिन आप देखेंगे ये केवल इन 6 लक्षणों के आधार पर, मैंने एक लक्षण पर दवा का चुनाव नहीं किया, इन 6 लक्षणों के आधार पर हमारे पास में एनाकार्डियम सबसे ज्यादा कवर हुआ, नेट्रम्यूर भी बहुत ज्यादा कवर कर रहा था, फास्फोरस भी कवर कर रहा था, लेकिन नेट्रम्यूर फास्फोरस में सब जो मूल बात था, जो कि मोडेलिटी को, जो कि खास करके एक्यूट डिजीज में ये मोडेलिटी बहुत ही प्रोमिनेंट होता है, वह एनाकार्डियम का नहीं पाया गया था। इसीलिए हम लोगों ने एनाकार्डियम को दिया, और एनाकार्डियम को हम लोगों ने रात में ही 0/6 में, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं दवा दूर बाल के द्वारा इलाज करता हूं, तो मैंने दवा को 0/6 पोटेंसी में ट्रांसमिट किया, और उसे सुबह में उनकी बातें हुई कि उनके बुखार खत्म हो गए, और उनके पास में कोई भी खांसी भी नहीं था, और आज वह स्वस्थ है। उन्हें भय था कि हमें कोरोना हो गया है, शायद कोरोना हुआ होगा, लेकिन उन्होंने जांच नहीं कराया था, इसलिए मैं नहीं कह सकता हूं कि उन्हें कोरोना था, लेकिन वह सिर्फ एक दवा से, और आप मात्र हम कहेंगे कि एक अति समय में, ये कम से कम समय में यह ठीक हो गया। इसी तरह से दूसरा केस के विषय में मैं बताना चाहूँगा। एक महिला हैं जो हम लोगों के एक चिकित्सक साथी हैं, उनकी पत्नी थी, और शाम के समय में उन्होंने मुझे टेलीफोन किया कि उनकी पत्नी को काफ़ी बेचैनी हो रही है, कंफ्यूजन है माइंड में, बड़ा घबराहट लग रहा है, और साथ में खांसी और बुखार है। हम लोगों ने बहुत सारे लक्षण लिए। खांसी जो था तो छाती में, गले में काफ़ी इरिटेट करके हो रहा था, और खांसी के कारण गले में एक कॉन्स्ट्रिक्शन फीलिंग था। ये कॉन्स्ट्रिक्शन फीलिंग जो है तो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कोरोना के समय में यह काफ़ी अधिक मात्रा में देखा जाता है। हमने इसमें 9 रूब्रिक्स लिया था। इरिटेशन फ्रॉम कफ, इरिटेशन फ्रॉम थ्रोट इन, इसमें 56 दवा है। वीकनेस फीवर ड्यूरिंग, काफ़ी कमजोरी महसूस कर रही थी, और ये बुखार की कमी हो गई थी, और इंटरनल देखिए ये सब एकम्पनिंग सिम्टम्स है, वीकनेस एकम्पनिंग सिम्टम्स है, एपिटाइट एकम्पनिंग सिस्टम है, और इंटरनली एक बैंड लाइक सेंसेशन है, गले में एक बैंड है, इसका उन्हें अनुभव हो रहा था, एक फंसा हुआ है, बांधा हुआ है, और खास में करके ये इन्हें एंजाइटी था, काफ़ी माइंड में कंफ्यूजन था, खास करके उन्हें लग रहा था कि ठीक होगा कि नहीं होगा, मैं कौन हूँ, ये एक लगता है कि बेचैनी टाइप का था। ये बड़ा अच्छा रूब्रिक्स है मुझे मिला, जो कि मुझे दवा के पास में पहुंचने में मदद किया, और माथा में भी लग रहा था कि बैंड लाइक सेंसेशन है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिला, और खांसी बुखार के समय में तो ये हम लोग देख ही रहे थे, तो हम लोगों ने इस चीज़ को
इसके आधार पर। यह केस भी आप देखिए, पहला केस में आपने देखा एनाकार्डियम है, इस केस में भी आप देख रहे हैं एनाकार्डियम है, लेकिन चूंकि इनको मैंने पहले नहीं देखा था तो मैंने इनको टेलीफोन पर कहा कि आप एनाकार्डियम 200 पोटेंसी दे दीजिए। उनके पास में वो चूंकि होम्योपैथिक डॉक्टर थे, उनके पास में खुद था, और एनाकार्डियम को वो उन्होंने 200 पोटेंसी दे करके रोगी को दे दिया। और फिर मैंने कहा कि आप सुबह मुझे फिर बताइएगा कैसा है, उसके आधार पर मैं आगे की व्यवस्था की बात करूंगा। ठीक है ना। ये आप देखिए कितना आसानी से और बिना किसी साइड इफेक्ट के ये ठीक हो गया। धीरे धीरे इन्होंने कोरोना का जांच भी कराया था जो कि पॉजिटिव आया था, और 14 दिन क्वारंटाइन रहने के बाद में ये पूरी तरह से स्वस्थ हो गई। ये एक हम लोगों के लिए बहुत अच्छा जानकारी है। तीसरा केस जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये हम लोगों का पुराना केस है जो कि टेलीफोन पर अपने रिपोर्ट किया करते हैं। खास करके इनका इलाज जो है सो हाई ब्लड प्रेशर के लिए चल रहा था। इन्होंने 25 जुलाई 2020 को इनको बुखार आया था, और ये इनको RT-PCR जो है सो इनका पॉजिटिव था। उससे काफ़ी इनको डर हो गया था, क्योंकि खास करके जब पॉजिटिव हो गया तो काफ़ी डर था। और लेकिन फिर भी उनको हुआ कि नहीं, होम्योपैथी से कुछ हो सकता है। इनमें हम लोगों ने लक्षण लिया, फीलिंग हेवीनेस इन द चेस्ट, छाती में भारीपन लग रहा है, और छाती में भारीपन लग रहा है, साथ ही गला जो है सो बहुत ही जलन है, और बुखार के साथ में देखिए यहाँ भी अकम्पेनिंग सिम्टम्स है। सो आई वाज आल्सो बर्निंग, आंख भी जल रहा है, गला में जलन है, और बहुत कमजोर महसूस कर रहे हैं, और इनको क्रॉनिक इलनेस के लिए पहले से इलाज था। उनका जो हम लोगों ने मैंने देखा था पहले, ये काफी दुबले पतले आदमी थे, क्योंकि ये हमारी जानकारी में था, और ये काफी इनके पास में एक प्रत्याशा का भय इन्हें हमेशा लगा रहता था, जो सभी जगह पर। और अभी वर्तमान समय में इनके सारा दिमाग जो है सो केवल रोग के ऊपर में आश्रित। अब देखिए यहाँ पर हम लोगों ने जो दवा लिया है, जो रुब्रिक्स लिया है, वह ऑपरेशन मतलब छाती में कंजेशन, दबाव के जैसा महसूस करना, खास करके बुखार के समय में, गला में दर्द, बुखार के समय में आंख में। यहाँ देखिए अब सारा जगह पर मैंने कोशिश किया है कि बुखार के समय में क्या अकम्पनिंग सिम्टम्स है। मैं इस बात का जोर कर रहा था कि अकम्पनिंग सिम्टम्स पर ध्यान दीजिएगा, तो बुखार के नेचर को आप पहचान पाइएगा। और ये अब इसमें क्रॉनिक कंप्लेन तो क्रॉनिक है, इसलिए हम लोगों ने क्रॉनिक कंप्लेन की को महत्व दिया। और एंटीसिपेशन, प्रत्याशा का, ये बहुत भय था, भय ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और माइंड जो है सो हमेशा कॉन्स्टेंटली अपने रोग पर ही था, और इसलिए और ये बहुत ही दुबले पतले थे। अब देखिए इनके हम लोगों ने दो दवा को हम इसके बहुत नजदीक पाया, आर्सेनिक और सल्फर इनकी क्रॉनिसिटी को इंडिकेट करता है, और आर्सेनिक इनके एक्यूटनेस को इंडिकेट करता है। तो हम लोगों ने सबसे पहले इनको, चूंकि ये क्रॉनिक केस था, हम लोगों ने इन्हें सल्फर प्रिस्क्राइब किया। सल्फर दिया 0/5 पोटेंसी में हम लोगों ने इसको ट्रांसमिट कर दिया, और कहा कि 2 दिन के बाद में आइए। 2 दिन के बाद में उन्होंने बुखार नहीं उतरा था, लेकिन अगले ये फीवर जो है तो उनके 3 दिन के बाद में घटने लगे, और फिर फीवर बाद में चल करके और आराम होता चला गया। दवा में हम लोगों ने कोई परिवर्तन नहीं किया, और 99 फीवर 2 से 5 बजे तक, उसके बाद में कोई भी फीवर नहीं था, और एक केवल गैस था, और छाती में एक भारीपन जैसा महसूस हो रहा था। तो इस तरह से हम लोगों ने, फिर आपको कोविड टेस्ट का इनको पॉजिटिव था, हम लोगों ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया, केवल दवा को एक स्ट्रोक दे करके चालू रखा। और ये उसके साथ में जो अब देखिए सल्फर देने के बाद में हम लोगों ने ये इरप्शंस आने शुरू हो गए। उसके बाद में हम लोगों ने फीवर को ध्यान में रखते हुए दवा में परिवर्तन किया, और नक्सवोमिका 0/5 दिया, और
उसके बाद में फीवर ये 16/8 को रिपोर्ट किया कि ये कोविड नेगेटिव हो गया है, और लेकिन इनकी खुजली जारी रही, शरीर में जो इरप्शंस आ गए थे वह जारी रहा, और उसे हम लोगों ने फिर अपने भविष्य के इनके जो क्रॉनिक डिजीज है उसके साथ में इलाज करते कंटिन्यू रखे। तो इस तरह से आप देखिए सल्फर और आर्सेनिक, सल्फर का चुनाव और आर्सेनिक का चुनाव में हम लोगों ने देखा कि इन बात को, ये सल्फर इसलिए ज़्यादा थे क्योंकि इनके साथ में क्रॉनिसिटी का बहुत ज़्यादा था, जो कि सल्फर की एक और कहा जाता है कि कोई भी एक्यूट कंडीशंस में हम लोग पुराने कंडीशंस को नहीं बदले, उसी को लेकर के चले, इसीलिए हम लोगों ने इसमें इसका व्यवहार किया। एक तीसरा केस फिर है, मैं बताऊंगा। एक ओल्ड बूढ़े पेशेंट हैं जो कि स्ट्रिक्चर ऑफ यूरेथ्रा, माने पेशाब के रास्ते में तनाव रहता, और हम लोग यहाँ 26 मई 2020 से इलाज में थे। उसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट कर रहे थे। मेडिसिन जो दिया गया था वह सिप्लिनम था, और उनको बुखार आया 12 सितंबर 2020 को। उनका मुंह का स्वाद जो है सो फीका हो गया था, खाने का स्वाद नहीं पहचान रहे थे, और वो जैसे ही ये लगा उनको तो काफ़ी घबरा गए, काफ़ी डर गए, और खास करके कोरोना के समय में किसी को भी बुखार हो जाता है तो वो डर ही जाते हैं। हम लोगों ने लक्षण लिया, यहाँ पे खांसी था बुखार के समय, थ्रोट बर्निंग था, है ना, गले में बर्निंग था, उसके बाद में आंख भी जलन था, कमजोरी महसूस कर रहे थे, और ट्रीटमेंट के लिए हम लोग के पास में पहले से स्ट्रिक्चर यूरेथ्रा, इसको हम लोगों ने इग्नोर नहीं किया, इसको भी हम लोगों ने ध्यान में रखा, और उसे जाड़ा जैसा लग रहा था, ठंडा महसूस हो रहा था, प्यास जो थी सो बहुत थोड़े थोड़े मात्रा में पानी पीते थे, और खास करके अपने जीवन के प्रति इनको काफ़ी चिंतित थे। इसके लिए जो हम लोगों ने रूब्रिक्स लिया वो बड़ा आप देखिए, माउथ टेस्ट इंसिपिड, कोई स्वाद नहीं है खाने का। आप कहेंगे कि बुखार के समय में अगर स्वाद खत्म हो जाता है, कहीं कहीं पर आप देखिएगा नाक का स्मेल भी खत्म हो जाता है, हालांकि ये अच्छा लक्षण है क्योंकि इससे इंटरनल डिवेलपमेंट को नहीं प्रभावित नहीं होता, शरीर का भीतरी अंग जो है सब प्रभावित नहीं होता है। तो आर्सेनिकम इसके आए इन सारे लक्षण पर, फीवर अकम्पनीड बाय कोराइजा, फीवर चिलीनेस विथ थ्रोट पेन बर्निंग, और एंजाइटी अबाउट ओन हेल्थ, और रेस्टलेसनेस थी ड्यूरिंग। देखिए यहाँ रेस्टलेसनेस की प्रधानता थी, और आर्सेनिक यहाँ पर आया। हम लोगों ने आर्सेनिक के माध्यम से 0/5 पोटेंसी में हम लोगों ने इसे प्रसारित किया, और 2 दिन के बाद में बुखार देखने को नहीं मिला, और इसमें हम लोगों ने दवा का में कोई परिवर्तन नहीं किया। अभी वो बुखार कम है, लेकिन उनका क्रॉनिक डिजीज के लिए जो इलाज चल रहा था स्ट्रिक्चर यूरेथ्रा के लिए, वो अभी चल ही रहा है। आर्सेनिक इस समय में भी अभी उनको बदला नहीं गया है, अब आगे का फॉलोअप जैसा होता है उसे हम लोग करते रहते हैं इस रोगी में। तो ये कितना अच्छा रिपोर्ट्स आपको देखेंगे। फिर इसी तरह से एक पुराने रोगी हम लोगों के हैं जो को हार्ट प्रॉब्लम से हम लोगों के क्लिनिक में आए थे, पहले इनका इलाज चल रहा था, और इन्हें भी बुखार 25 जुलाई 2020 से शुरू हो गया था, और उसके बाद में 99 फीवर था। हम लोगों ने दवा में कोई परिवर्तन नहीं किया, जो पहले जो दवा चल रहा था उसी को केवल झटका दिया। पहले इनका नक्सोमी का 0/3 था जो कि उसे दिया गया था, और उसके बाद में जब फीवर में नहीं चेंज हुआ तो खाली फिर हम लोगों ने दवा को स्ट्रोक करता रहा, तो कोई बदलाव नहीं किया, और शाम तक इनके बुखार लेकिन बढ़ते चले गए, मैंने 102 99 से यह 0 बढ़ते गए, यानी कि नक्सोमी का जो दिया गया था वह इफेक्ट हो नहीं हो रहा था। हम लोगों ने केस का फिर से आकलन किया, रिव्यू किया, और उसके बाद में उनके मुंह का स्वाद जो है सो वो मुंह सूखा जैसा था, माउथ थर्स्ट, ड्राइनेस, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर, आँख जो है सो उसके अंदर में बर्निंग था, और कमजोरी महसूस कर रही थी, और क्रॉनिक बीमारी से पहले सफ़र कर रही थी, कॉन्स्टिट्यूशन उनका पतली दुबली थी, और एंटीसिपेशन फ्रॉम डोमिनेटिंग ऑल द टाइम, और माइंड जो है सो हमेशा रोग पर घिरा हुआ था। हम लोगों ने यहाँ पर जो दवा का चुनाव के लिए जो रूब्रिक्स किया
वह ड्राइनेस, फीवर ड्यूरिंग, माउथ ड्राइनेस, थर्स्ट विथ, और माउथ रेस्टलेसनेस, हीट ड्यूरिंग, आई पेन, फीवर ड्यूरिंग, आई पेन, बर्निंग, जनरल लीन एंड थीन, एंटीसिपेटरी, एंड थर्स्ट, स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ वाटर। यहाँ पर 3 दवा जो है तो बड़ा ही पैरेलल है, आर्सेनिक, लाइकोपोडियम और नक्सोमिका। लेकिन लाइकोपोडियम का जो आपको ग्रेडेशन है वह सबसे ज्यादा है। तो हम लोगों ने पहला जो प्रिस्क्रिप्शन जो मैं बता चुका हूं कि नक्सोमिका दिया था, पहले से चल रहा था, कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। तो हम लोगों ने बाद में चल करके एक्यूटनेस को देख करके हम लोगों ने आर्सेनिक L0/5 दिया। 31 जुलाई तक उनके अंदर में कोई परिवर्तन, बुखार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था, लेकिन कमजोरी वगैरह में इन्हें काफी राहत था। हम लोगों ने दवा में कोई परिवर्तन नहीं किया। फिर उन्होंने 8 अगस्त को उन्होंने रिपोर्ट किया कि छाती में दर्द है और खांसने से बढ़ता है और सवेरे में ज्यादा होता है। हम लोगों ने दवा में चेंज नहीं किया, लेकिन उसमें स्ट्रोक दिया। उसके स्टूल जो थे लैट्रिन जो थे वह काफी हार्ड हो रहा था और उसमें भी उन्हें काफी ये तकलीफ थी। उसके बाद में 16 अगस्त तक उनके बुखार खत्म हो गए थे और उसके बाद में 28 अगस्त तक उनके जो है स्टूल जो है सफेद हो गया था, कोई दवा नहीं किया गया था। अब वो बुखार से पूरी तरह से मुक्त हैं और अभी इन्हें कोई कष्ट, इनका पहले का जो इलाज है हार्ट का वह चल रहा है। तो आप इस केस के माध्यम से एक और केस मैं बताना चाहूँगा। एक ओपीडी में हम लोग जो पेशेंट आए 9 सितंबर 2020 को, वह उपवास जो करते हैं, जैसे हम लोग यहाँ त्योहार के समय में उपवास किया जाता है, उसमें उपवास करने के बाद में उन्हें 11 सितंबर को इन्हें बुखार आ गया और हम लोगों के ट्रीटमेंट के लिए नहीं थे, लेकिन उनके हस्बैंड को हम लोगों के पर काफ़ी विश्वास था। उन्होंने टेलीफोन पर सहायता के लिए हम लोगों ने हमसे बात किया। हम लोगों ने केवल मोबाइल पर, टेलीफोन पर ही हम लोगों ने हिस्ट्री लिया और वह हाउसवाइफ थी। शी वॉज फीलिंग, बहुत ही डर महसूस कर रही थी, क्योंकि लग रहा था कि मृत्यु अब सामने में है ना। आज के समय में ये लक्षण बड़ा कॉमन है, मृत्यु सब सामने में है। बहुत बेचैन थी, रेस्टलेस थी और पैरासीटामोल को दिन में 2 बार 3 बार खा लेती थी, लेकिन हर एक बार बुखार आ जाता था। मुंह का स्वाद पीता था, है ना, मुंह का स्वाद यहाँ पर गया नहीं था, पीता था, कमजोरी महसूस हो रही थी। यह एक प्रमुख लक्षण है। और उनको प्यास एकदम नहीं थी। देखिए यहाँ पर मुंह का सूखापन है, रेस्टलेस है, प्यास नहीं था और पैरों में दर्द था और खास करके फास्टिंग के बाद में इनको बुखार आया। देखिए कारण को भी हम लोग को दिमाग में रखना पड़ेगा और हम लोगों ने इसको भी ध्यान में दिया और केवल बीमारी के विषय में सोच रही। अब देखिए इसके लिए हम लोगों ने जो रूब्रिक्स लिया, सिम्टम्स लिया, उन्हें लगता था कि अब मौत सामने में है। तो ये इसके लिए बड़ा अच्छा रूब्रिक्स हम लोगों के रिपोर्टरी में है, जहाँ की हम लोग देख सकते हैं कि जहाँ की हम लोग देख सकते हैं कि ये डेथ प्रीसेंटिमेंट ऑफ डेथ, डाइंग सेंसेशन एज इफ, लग रहा है कि अब मौत हो जाएगा, है ना। बड़ा अच्छा रूब्रिक्स है माइंड में डेथ के संबंध में, प्री सेंटिमेंट का। मुंह का स्वाद पीता है, खास करके बुखार के समय में। प्यास जो है तो नहीं है बुखार के समय में और फीवर के समय में काफी पैरों में दर्द है और फास्टिंग से इनका कष्ट को बढ़ता है और बॉडी में पूरा जनरल पेन है। देखिए लोग जनरली पल्सेट्ला के विषय में सोचते हैं कि ये पल्सेट्ला होगा, लेकिन हम लोगों के रिपर्टोरियल अप्रोच में 2 दवा आया, सिपिया और एकोनाइट। अब इसका आकलन देखेंगे, सिपिया का ग्रेडेशन ज्यादा है और एकोनाइट का ग्रेडेशन उससे थोड़ा सा कम है। इसके आधार पर हम लोगों ने फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन के रूप में हम लोगों ने सिपिया 200 को उनको, क्योंकि बाल इनका नहीं था, हम लोगों ने उन्हें एडवाइस दिया कि सिपिया 200 का को एक पानी में घोल लीजिए और एक
3 टाइम दिन में देते रहिए, है ना। अब 13/9 को ये आया, 24/9 से इनको बुखार नहीं रहा, वो दवा लेती रही वही सीपिया को ही, और 15/9 तक इनके पास में कोई भी फीलिंग नहीं था, काफ़ी अच्छा महसूस करी थी। और इसको चूँकि हेयर नहीं था इसीलिए हम लोगों ने हेयर पर नहीं ऐसे दिया, और वो पेशेंट बाजार से सीपिया खरीद करके लाए थे और ला करके उन्होंने स्वयं इस्तेमाल किया था। तो एक सीपिया अब हर एक केस में मैं देखता हूँ, खास करके एक्यूट केस में मैं देखता हूँ कि हम लोग सभी को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि लक्षण कैसा है, और डिटर्मिनेशंस के समय में हम लोगों को इस बात पर ध्यान काफ़ी रखना चाहिए। तो हमेशा कहा गया है कि सबसे बड़ा जो दुश्मन है इस पृथ्वी का, मानवता का, वह है बुखार, फेमिन और लड़ाई। और इसको हटाने के लिए सबसे बड़ा जो है, जो फीवर जो है, तो हम लोगों के बहुत ही टेरेबल है, बहुत ही भयानक है, ऐसा विलियम ओस्लर ने कहा है, जो कि फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन माने जाते हैं। तो इसके साथ में मैं आज का इस प्रेजेंटेशन को, तो आप देख रहे हैं कि हमारे इस प्रेजेंटेशन के अंदर में मैं यह बताने का चेष्टा किया हूँ कि हमारा जो रोगी है उसको आप किस तरह से आप इसको हैंडल कर सकते हैं, यह महत्वपूर्ण है, और इस बात का हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। तो क्योंकि हिंदी ये है और सभी प्रतिभागी को रिक्वेस्ट किया गया है कि वो माइक को म्यूट करके रखें, और मैं आप ये उम्मीद करता हूँ। तो इस तरह से मैं आपको आज यह बताने का कोशिश किया कि लक्षणों को ध्यान दीजिए, पहली बात। दूसरी बात, हम लोगों ने इस बात को ध्यान में रखा कि हम लोगों को लक्षण को ध्यान में रख करके धैर्य रखना चाहिए और अपने पैथी पर विश्वास कीजिए। अगर आप में अपने ऊपर में विश्वास है तो निश्चित रूप से आप रोगी को की चिकित्सा बहुत आसानी से कर सकेंगे। कोई खास रोग के नाम पर आप देखते हैं व्हाट्सएप पर ये सब बहुत ही वायरल होता रहता है कि रोग के नाम पर दवा का ये, इस कोरोना हो गया है तो आर्सेनिक ले लो, कोरोना हो गया है तो ये ले लो। हालांकि भारत सरकार ने एक जो गाइडलाइंस एडवाइजरी जारी किया है आयुष मंत्रालय ने, वह जीनस एपिडेमिक्स के आधार पर प्रिवेंटिव मेडिसिन के रूप में कहा है, जो कि हम लोग हमारे सिस्टम के अनुसार है, और इसके लिए हमें प्रिवेंटिव मेडिसिन के रूप में इसे हमें इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके लिए कोई जरूरत नहीं है। और ऐसा पॉपुलरिटी भी मिला है, कुछ रिपोर्टिंग भी है, जिन लोगों को दिया गया, जिन लोगों को आर्सेनिकम दिया गया उनको रिपोर्ट कम हुआ, लेकिन वहां पर एक कोई बीमारी नहीं है, लेकिन प्रिवेंटिव, ये हैनीमैन का विचारधारा के हिसाब से हम लोगों ने जीनस एपिडेमिकस निकालते हैं। और जीनस एपिडेमिकस निकालने के लिए आप भी यह काम कर सकते हैं। आप अपने पेशेंट के आसपास के 4, 5, 10 पेशेंट का लक्षण ले लीजिए और उस लक्षण का एक रिपर्टोरियल एनालिसिस कर लीजिए, तो आप स्वयं जीनस एपिडेमिकस। लेकिन जीनस एपिडेमिकस में एक बात का ध्यान रखना होगा कि जीनस एपिडेमिकस जो है तो परिवर्तनशील होता है, यानी कि हर एक समय में वही जीनस एपिडेमिकस की दवा कारगर नहीं होता है, वह बदलता रहता है समय समय के हिसाब से। अगर पिछले साल आर्सेनिक एल्ब काम किया तो इस साल काम करेगा ही कि नहीं करेगा, आपको फिर से जीनस एपिडेमिकस को बनाना पड़ेगा। तो इस चीज को हम लोगों को ध्यान में रखना बहुत ही आवश्यक है, और मैं आप सबों का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप सबों ने इसको सुना। आपके जो भी प्रश्न हो, कृपया उस प्रश्न को आप हमारे पास में भेजिए। हमारे जो इसके जो मॉडरेटर हैं, इसके जो आपके कॉन्टैक्ट पर्सन्स हैं, उनके ईमेल पर या उनके मोबाइल पर आप भेज सकते हैं। उस क्वेश्चंस को हम लोग समाधान करने का, उसका उत्तर को समाधान करने का हम लोग प्रयास करते रहेंगे। और
आप लोग सभी को इसी तरह से जुड़े रहिए। इसी तरह से हम लोग छोटी छोटी बातें, दिल की बातें, और खास करके घर बैठे अपने साझा करते रहें, पढ़ते रहें, क्योंकि मेडिकल एजुकेशन की बात कही गई है। मेडिकल एजुकेशन एक दिन में पढ़ाई नहीं होती है, इसके लिए आपको निरंतर अध्ययनरत रहना पड़ेगा। अब कब कौन सा दवा किस रोगी में आ जाएगा, भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है, और जो करते हैं वह होम्योपैथिक चिकित्सा नहीं है। भविष्यवाणी वास्तविकता पर, प्रेजेंट कंडीशंस पर ही एक आपका प्रिस्क्राइबिंग पॉइंट होता है। हम लोग इस प्रिस्क्राइबिंग पॉइंट को ध्यान में रखें और अपने पैथी पर और अपने आत्मविश्वास पर, अपने पढ़ाई पर आप ध्यान रखिए। यह पढ़ाई और आत्मविश्वास जो है सो आपको काफी मदद करेगा। और इसके साथ में आप है दवा देने के बाद में अगर आप घबरा जाएंगे और दवा को बदल देंगे तो क्या होगा, आप उसमें डिजीज, ये कॉम्प्लेक्स डिजीज पैदा कर दीजिएगा। और जो दवा काम कर रहा है तो थोड़ा सा समय तो हम देते ही हैं, दवा को काम करने के लिए समय तो देना ही पड़ेगा, और जब तक परिवर्तन नहीं होता है तब तक इंतजार करना पड़ेगा। एक डरने से काम नहीं चलता है, रोगी तो डरते ही रहते हैं, लेकिन रोगी के साथ साथ चिकित्सक भी डरने लगे तो शायद यह एक बहुत बड़ा क्राइम होगा। मैं कहता हूँ डॉक्टर को डरना बहुत बड़ा क्राइम है, डॉक्टर को सिंपैथेटिक हो जाना यह भी क्राइम है। आप बहुत ज्यादा सिंपैथेटिक, दयालु हो गए और दया के मारे आप दवा बदल दिए कि जल्दी हो जाए, जल्दी हो जाए, इसके कारण आप दवा बदल दिए, तो क्या होगा, आप रोगी का लाभ तो नहीं कर रहे हैं ना, उसको कोई भलाई तो नहीं कर रहे हैं, उसके बीमारी को और भी हम लोग बढ़ा दे रहे हैं। इस चीज को हम लोगों को दिमाग में रखना बहुत ही आवश्यक है। और मैं उम्मीद करता हूं कि हम लोग अपने अंदर में आत्मबल को बढ़ाएं, आत्मविश्वास को बढ़ाएं, और अपने प्रिस्क्राइबिंग पर, अपने सिस्टम पर हम लोग ध्यान देते रहें। क्योंकि दूसरे तरफ देखिएगा और दूसरी बातों को सुनिएगा तो आपको घबराहट होगी, बेचैनी होगी और कंफ्यूजन मन में पैदा होगा। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आत्मशक्ति, आत्मबल बहुत जरूरत है। और इसको मैं समझता हूं कि हम लोग इसका उचित अध्ययन करें। आप सभी कोई अपने अंदर में, ये चिकित्सक होने का दायित्व ही होता है, चिकित्सक होने का दायित्व होता है कि आप कितना स्थिरता बनाए रहते हैं। हम लोग बहुत भटकते रहते हैं, पेपर में ये निकल रहा है, वो बीमारी हो रही है, ये दवा आ रहा है, आने दीजिए ना, आपको क्या मतलब है उससे। आपका तो अपना, आपका दायरा है, आपका बंधा हुआ है कि आपका दायरा जो है तो होम्योपैथी है। आप होम्योपैथी में आपने जन्म लिया, होम्योपैथी को अपना कार्य क्षेत्र बनाया, अपना कर्म भूमि बनाया, और इस होम्योपैथी के अंदर में ही हो। होम्योपैथी से बाहर की बात हम क्यों करें, होम्योपैथी से बाहर की बात क्यों करें, होम्योपैथी से बाहर जाने का प्रयास हम क्यों करें, इस बात का हमें निश्चित रूप से ध्यान में रखना है। साथियों, क्योंकि हम लोग एक छोटे से प्रोग्राम में अभी काम कर रहे हैं और हम लोगों का जो नेटवर्क है वह केवल 40 मिनट्स के लिए अलाउ करता है, और हम लोग अब 40 मिनट्स में केवल 2 मिनट हम लोग का बाकी रह गया है। अब ये प्रोग्राम समाप्त होने वाला है। मैं आपको बार बार आपसे निवेदन करूंगा आप लोगों को कि कृपया प्रश्नों का ढेर लगाइए, सवाल करिए, क्योंकि यहाँ पर जवाब देने के लिए अगर आपके प्रश्न रहते हैं तो मैं उसी के आधार पर अगला लेक्चर्स को दूंगा, और मैं आपके हर एक बातों को जवाब देने के लिए तैयार हूं। और इस बात को केवल हमें यह ध्यान रखना है कि हम नियम से बाहर नहीं जा रहे हैं, हम नियम से बाहर नहीं जा रहे हैं। जो इसमें नियम में रहा है वो अपने जीवन में सफल रहा। इसके साथ में आज का हमारा यह कार्यक्रम समाप्त होता है।